Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बोर्ड को देख पा रहे हो बेटा? ओके। ओके, तो आज हम आगे लेते हैं ब्रिक्स को ही, ठीक है ना। ब्रिक्स चल रहा था अपना, कल बीच में कुछ डाउट्स पूछ लिए थे आप लोगों ने, और एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं अभी तक ब्रिक्स के बारे में हमने क्या जाना था, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले तो ये है, आपको पता है, ये जैसे आसियान की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एक एनुअल समिट है, मतलब हर साल होने वाली एक मीटिंग है। और इस मीटिंग्स में कौन कौन से देश शामिल होते हैं आपको पता ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो एनुअल समिट है। समिट का मतलब यहाँ बेटा मीटिंग से ही है कि ये सभी देश के इनके लीडर्स एनुअली हर साल एक बार में मिलते हैं। और पहले जब शुरुआत हुई थी जैसे ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का हम बात करते हैं फाउंडेशन कैसे रखा गया। तो इनिशियली जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसकी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सभी देश के फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पर जाते हैं। नॉर्मली जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग्स होती है, उसके अंदर सभी देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स जाते हैं। तो इससे पहले हमने बात की थी कि 2001 में एक इकोनॉमिस्ट है ब्रिटेन के, तो उन्होंने आइडिया दिया था कि अगर ब्राजील, चाइना, इंडिया ये सब साथ में आ जाए, रसिया, तो फिर ये देश की इतनी बड़ी इकोनॉमी हो सकती है, इतनी बड़ी ताकत हो सकती है कि मतलब लाजवाब इनके पास ये साथ में आने से, और इनकी इकोनॉमी की इकोनॉमिकल कंडीशंस ताकतवर होगी, और ये समृद्धशाली बन जाएंगे। तो इस बात को लेकर ये बात 2001 की है, और इनके बाद में 2003, 4, 5 में ये फॉरेन मिनिस्टर्स जितने भी अपने पांचों देशों के, 5 के नहीं 4 के लगाइए, साउथ अफ्रीका ने तो बाद में ज्वाइन किया था। तो इन सभी के बीच में मीटिंग्स में जब वो जाते थे यूनाइटेड नेशन की मीटिंग्स में, तो साइड में बैठ के बात कर लेते थे कि ये इकोनॉमिस्ट ने ऐसा बोला है कि प्रैक्टिकल है क्या। जब इनको लगा कि हाँ इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, तो इन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के हेड्स को इस बारे में बताया कि अगर हम सभी देश आपस में मिले, जिनके बारे की में चर्चा की थी, जिम नील ने बात की थी ना, हमने एक इकोनॉमिस्ट है जिम और नील, ठीक है ना। तो अगर ये सब मिलके बात करें तो हो सकता है हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और उसी बात के ऊपर सारे देश, चाहे ब्राजील हो, इंडिया हो, चाइना हो, ये सारे के सारे देश, ठीक है ना। उस टाइम साउथ अफ्रीका ने तो बाद में ज्वाइन किया है। तो चारों देशों ने मिलकर एग्री हो गए, और एग्री हो गए तो इनकी एनुअल मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर्स की, और उसके बाद में 2006 में मीटिंग हुई। और पहली बार इसकी जो है एक्चुअल में जो ब्रिक्स बना, वो आप 2009 से बात कर सकते हो कि 2009 के अंदर ब्रिक्स बन चुका था, ठीक है ना। ब्रिक बन चुका था, नॉट ब्रिक्स। और फिर 2010 के दिसंबर में चाइना के सपोर्ट से साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया। तो ये तो होगी आपके पास में टाइमलाइन। 2006 में एनुअल मीटिंग होती है सभी फॉरेन मिनिस्टर्स की, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मीटिंग्स के अंदर जाते हैं, और उसके बाद ये सक्सेसफुल रहती है। और सक्सेसफुल रहने से ये अपने हेड ऑफ द स्टेट को भी बताते हैं। जैसे आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम में फॉरेन मिनिस्टर रहे होंगे, तो उन्होंने इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर को बताया होगा। तो ऐसे ही सभी स्टेट में उन्होंने बताया कि भाई हमारे बीच में सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री के बीच में मीटिंग्स हुई और ये डिसाइड हुआ, ठीक है। उसके बाद में 2006 के बाद में फिर ये 2009 में सीधा का सीधा पहली मीटिंग होती है। 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को लेके बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये मीटिंग्स के बाद में क्या करना चाहते थे। ओके,
साफ्टा तो ठीक है, ये बीजेएफटी ये क्या है वो मुझे बता दो, कहाँ पे पढ़ा है उसका, कौन से पेज के ऊपर है? बीजेएफटी है, साफ्टा ठीक है। तो इनके बीच में अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कौन कौन से मुद्दों को लेकर आपस में बातचीत करने वाले हैं, ये भी आपको जानने लेना चाहिए। तो इनके लिए सबसे पहले तो सबसे बड़ा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो देश है वो आपस के अंदर मिलके काम करने वाले हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, विकास करें, लेकिन इस तरह का विकास हो जिसमें एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, ठीक है ना। कोऑपरेशन आपस में सभी देशों के पास में, और जिससे म्यूचुअल बेनिफिट हो। म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब यह है कि सभी देशों को उसका लाभ मिले, इस तरह से काम करेंगे, ठीक है। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे। आप उसके बाद में जिससे ग्रोथ हो, विकास हो, और गरीबी इन देशों के जो पांचों देश है इनके इनके देशों में गरीबी को कम किया जा सके, इसके बारे में बात करने वाले थे, ठीक है। अब एरिया ऑफ कोऑपरेशन, कौन कौन से मामलों में इनमें कोऑपरेशन होना है। ओके, ओके। तो एरिया ऑफ कोऑपरेशन को देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बता ही चुका हूं कि कोई भी मीटिंग हो, कोई भी देश आपस में मिलके मिले, तो सबसे पहले आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात तो कर ही दीजिए कि सभी देश आपस में अपने देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, और वो कब हो सकती है, तब मिलके काम करें, ट्रेड एक दूसरे देशों के साथ में करें, ठीक है ना, ड्यूटी फ्री करें, जो टैक्स देना पड़ता है बॉर्डर के ऊपर वो टैक्स को कम कर दें। एक तो ये एरिया ऑफ कोऑपरेशन के ऊपर बात किया जा रहा था, ठीक है ना। और आपको पता है जैसे बेटा वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक से क्या है, सभी देशों को लोन मिल जाता है कंसेशनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम आपस में मिलकर एक ऐसा न्यू डेवलपमेंट बैंक बना लें, चार पांचों देशों का एक बैंक हो, और जब भी हम पांचों देशों में से जरूरत होगा तो हम पांचों देश में से किसी को जरूरत है तो उस बैंक से लोन ले लिया जाए, और उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगा सभी देश बराबर बराबर देंगे, ठीक है ना। जैसे वर्ल्ड बैंक के अंदर आपको पता है कि कई सारे देश ऐसे बहुत ज्यादा, जापान का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, अमेरिका ज्यादा पैसा देता है, तो उनकी दादागिरी चलती है। अब इंडिया और ब्राजील का सोचना ये था, अगर वर्ल्ड ऐसा कोई बैंक बनाते हैं हम, और उसमें अगर चाइना सबसे ज्यादा पैसा लगाएगा तो फिर इसमें चाइना की दादागिरी चलेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बैंक बनाएंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक होगा, लेकिन उसके अंदर सभी देश बराबर का हिस्सेदार होंगे। साउथ अफ्रीका को छोड़ दो, चलो साउथ अफ्रीका थोड़ा सा फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बाकी चारों के चारों देश कंट्रीब्यूट बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब, और आप एरिया ऑफ कोऑपरेशन देख रहे हो, किस किस एरिया में कोऑपरेशन करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा आपस में ट्रेड के ऊपर व्यापार करने वाले हैं, और साथ में पीपल टू पीपल एक्सचेंज करने वाले हैं, मतलब आइडियाज का, यानी कि इन देशों के जो लोग हैं वो भी आपस में मिलने वाले हैं, और पॉलिटिकली लेवल पे भी आपस में मिलते रहेंगे, पॉलिटिकल राजनीतिक लेवल पे, और साथ ही साथ इन देशों की सिक्योरिटी के बारे में भी बातचीत इनमें चलने वाली है, यानी कि देशों की सुरक्षा को लेकर बात करने वाले हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे इश्यूज को सुलझाने वाले हैं, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर ट्रेड्स के लिए काम करने वाले हैं, पीपल टू पीपल एक्सचेंज करने वाले हैं, आइडियाज का लोगों के बीच में आपस में एक्सचेंज होने वाला है, आपस में बातचीत करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले हमको यही चला था वर्ल्ड बैंक के अंदर, या जितने भी, कई बार हम बात करते हैं तो बताते हैं कि मेरे को माइक लगाना होगा क्योंकि बाहर कुछ आउट साउंड है, देखते हैं माइक से आपको आवाज आती है। अभी आवाज आ रही है बेटा, मैसेज कीजिए ताकि आपको डिस्टर्ब कम हो, तो मैंने
माइक लगा लिया। जल्दी से मेरे को मैसेज करो अगर आवाज आ रही है तो। ओके, तो न्यू डॉलर, अभी हम तो मेन बात कर रहे हैं। हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में जब बात कर रहे थे तो बेटा हमने बात की थी कि भाई जो देश ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे वर्ल्ड बैंक के अंदर उनकी ज्यादा चल रही थी। तो और जिस जहाँ पर हेडक्वार्टर है सभी इंस्टीट्यूशन का यूनाइटेड नेशन की, उनकी ज्यादा चल रही थी। तो अब हम चाहते थे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा जाए, तो फेवर में तो नहीं थे, लेकिन फाइनली यही डिसाइड हुआ कि संघाई जो कि चाइना के अंदर शहर है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर बना। और आपको पता है 2012 की जो समिट है, 2012 की जो चौथी समिट है वो इंडिया के अंदर। अब समिट होती कैसे है, ठीक है ना, समिट के बारे में जान लेते हैं कि समिट होती कैसे है। ये जैसे फिक्स है ना, यानी कि पहली समिट ब्राजील, सेकंड समिट रशिया, थर्ड समिट इंडिया, फोर्थ समिट चाइना। तो ऐसे करके इनकी समिट को चलना चाहिए, ठीक है ना। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इस तरह से यानी कि इनकी एनुअल जो मीटिंग्स होंगी इस तरह से ये रोटेट होंगी, ठीक है ना। जिस साल जिस देश में मीटिंग होगी उसका चेयरमैन भी वही होगा, यानी कि होस्टिंग कंट्री। सपोज करो कि इसकी मीटिंग इंडिया में होने वाली है तो इंडिया होस्ट करेगा। तो जो चेयरमैनशिप है वो किसी एक देश के पास नहीं है। अब ये सारा इसलिए क्या है ताकि सब देशों का अधिकार बराबर रहे, किसी को यह ना लगे कि भाई मेरे को छोटा समझा जा रहा है और किसी की पावर ज्यादा नहीं हो। तो चेयरमैनशिप भी, मीटिंग्स भी रोटेट होती रहेंगी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये जो बैंक होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, क्या ये सिर्फ जो पैसे हैं उनके मेंबर कंट्रीज हैं उनको ही लोन पे देगा? तो ऐसा नहीं है। कोई भी देश, जो एशिया के कोई भी देश है या फिर कोई भी मतलब जो इनसे लोन पे पैसा लेना चाहे उनको पैसा लोन पर भी दे देंगे। फिर एक और जो मेजर इश्यूज है कि सपोज करो कि किसी देश को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ऐसे में यहाँ से आपको लोन मिल सकता है। जैसे अभी कोविड के टाइम में भारत के में काफी हेल्थ के इश्यूज आने लगे थे, मेडिसिन की दाम थी, ठीक है ना, वेंटिलेटर्स खरीद रहे थे। तो ये जो बैंक है इसकी तरफ से भारत को भी पैसे दिए गए थे। तो आपको बहुत इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं करना है, जितनी जाननी चाहिए चीजें वो सारी की सारी वही है जो बता दी गई है, या जो मैंने ग्रुप के अंदर आपके पास में पीडीएफ भेजी है उस पीडीएफ के अंदर में भी ये सारी की सारी चीजें जो सीबीएसई की तरफ से भेजा है, ठीक है ना, सीबीएसई ने जो भेजा है वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर भी है। तो आप ये भी कर सकते हो कि सीबीएसई द्वारा भेजा हुआ उसको भी आप पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा अगर आप ज्यादा नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं जब हम साफ्टा की बात कर रहे हैं तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि अब उषा मैं तुम्हारा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि साउथ एशिया का जो आपने बनाया हुआ ना साफ्टा, तो साफ्टा की फुल फॉर्म है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। क्या है? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। तो इसमें क्या होने वाला है, जितने भी लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, जिन जो विकासशील है, जो अभी विकास के रास्ते पर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो इन देशों के बीच में एक एग्रीमेंट है कि यह आपस में मिलकर किस तरह से व्यापार करेंगे और व्यापार के अंदर ये प्रेफरेंस देंगे जो साउथ एशिया के अंदर जो कंट्री है उनके बीच में ट्रेड होगा उसके ऊपर कम से कम टैक्स लगाया जाए, ठीक है। ये बेसिकली जो सार्क कंट्रीज है, ठीक है ना, सार्क कंट्री है, इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था 2006 के अंदर, ठीक है ना। और ये सारे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है,
यानी कि ट्रेड के बीच में जो साउथ एशिया के देश है उनको आपस में हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना, आपस में इन देशों के बीच में प्रेफरेंस देंगे, बाकी और देशों की बजाय इनको ज्यादा अधिकार देने वाले हैं जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई बेटा? बेसिकली ये ट्रेड एग्रीमेंट है। ट्रेड एग्रीमेंट कौन से देशों में, जो शार्क कंट्री है, और शार्क कंट्री के बीच में किस लिए? फ्री ट्रेड एरिया है। जो ट्रेड करोगे तो सभी जितने भी साफ्टा के देश के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो ट्रेड होगा उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो कम से कम टैक्स होगा, उसमें बहुत ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्लियर हो गया उषा या बाकी सभी ने भी? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? साफ्टा के बारे में क्लियर हो गया? किसी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया अभी तक? ओके, उषा की तरफ से आया ही नहीं। उषा क्वेश्चन पूछ के तो नहीं चली गई? हाँ, और जो एक उषा ने लिखा था बीजे साफ्टा, बीजे एफटीए कब हुआ था और कितने ईयर तक इसका था, बता दो सर। तो इंडिया जापान का ट्रेड के बारे में मेरे को अपनी बुक के अंदर कहां पर है, थोड़ा आइडिया दिखा दो कहां पर ये है बेटा? कहां पढ़ दिया आपने, थोड़ा बताइए। जापान के साथ में ये एग्रीमेंट इंडिया का है, ये कहां पर पढ़ा है? अगर बुक में आपने नहीं पढ़ा तो फिर मुझे भी कहीं से देखकर ही मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो YouTube पे देखा है, तो YouTube पे अगर आप नहीं समझ पाए हो तो अभी मेरे पास में मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि मेरा जो नेटवर्क है वो भी नहीं चल रहा है ना, फोन का नेटवर्क नहीं काम कर रहा है बेटा। तो मुझे एक बार देखकर आपसे बात करनी होगी या फिर पूरी क्लास से बात कर लेंगे। अभी नेटवर्क का इश्यू है मेरे मोबाइल में, जो दूसरा मेरे पास मोबाइल है उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, और इस मोबाइल को मैं आपसे बात करते हुए नहीं कर सकता। कई बार ट्राई कर रहा हूं लेकिन नेटवर्क का इश्यू है। फिर दोबारा से हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? इससे रिलेटेड कोई आपको जो ब्राजील, इंडिया, चाइना, रसिया का जो एग्रीमेंट है और साउथ अफ्रीका का, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज उसको हम, मेरे को लग रहा है मतलब कि कल क्लास है, आप लोगों का कुछ इंफॉर्मेशन है बेटा? नहीं है शायद सर। हैं? ओके, अगर है तो, अगर कोई, मेरे को ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्लास कैंसिल है, ठीक है ना, मेरी तरफ से है। अगर कैंसिल का इंफॉर्मेशन होगा तो मैं आपको बता दूंगा, और अगर क्लास है तो फिर हम और आगे इस चैप्टर को कर लेंगे, और साथ ही साथ चैप्टर में बहुत ज्यादा है नहीं, जापान को पढ़ना है हमने, और जापान के साथ में दक्षिण कोरिया, बस दो ही बचे हैं इसमें। चाइना हम कर ही चुके हैं, और फिर इसके बाद में इस चैप्टर से बाहर बात करेंगे, इराक की बात करेंगे, इराक के साथ साथ में रसिया की बात करेंगे, ठीक है? तो अगर आपके किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं क्लास को यहीं पर आज खत्म करना चाहूंगा। अगर कोई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड नहीं है
जल्दी आज आपका क्लास से छुटकारा हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप जापान पढ़ोगे, जापान कर लेते हैं, अभी सारे के सारे जुड़े हो, बुक से ही पढ़ लेते हैं। 10 मिनट और रुक जाओ, ठीक है ना, 10 मिनट रुको, फिर क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। नो सर नहीं होता बेटा, रुक जाइए, क्योंकि मैंने टाइम देखा, बहुत टाइम नहीं हुआ, 20 ही मिनट हुआ है। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो इतना एडवांस में नहीं छोड़ सकते। अभी 20-22 मिनट हुआ है क्लास को शुरू हुए, तो हमको कुछ देर और करना है। जापान को कर लेते हैं। जापान के बारे में सिर्फ 2-4 बातें बताऊंगा, और ज्यादा आप दिमाग पे जोर नहीं देना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए, तो वही कर रहा हूँ, चिंता मत करो। हाँ, धीरज रेडी है, धीरज है तो तुम सबको रेडी होना ही चाहिए। तो जापान के बारे में एक ये याद रखना है कि जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर काफी लॉस हुआ था। उसके बाद में एशिया का देश है, और एशिया का पहला देश है जो कि डेवलप्ड कंट्री में है, ठीक है ना, पूर्ण रूप से विकास कर चुका है। तो वो देश जिसके 2 शहर बर्बाद कर किए जा चुके थे, वो देश जिसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका के अंडर सुपरविजन में बनाया गया। जापान के ऊपर अमेरिका ने बम गिरा दिया और उसके बाद में कब्जा कर बैठा अमेरिका के ऊपर, और वो देश इस तरह से प्रगति करता है, तरक्की करता है, उसके बारे में जानना है आपने, ठीक है ना। तो किस तरह से वो तरक्की कर गया और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये ग्रुप का मेंबर है। और आपको हमने बताया था कि बहुत ज्यादा जापान के पास में अपनी सेना भी नहीं है, तो एक किस्म से ये अपना पैसा भी बचा लेता है इसमें, क्योंकि इनको सेना जो है रखनी नहीं पड़ती है, नाम मात्र की सेना इनके पास है। ज्यादा ये डिफेंस के ऊपर खर्चा नहीं करते, तो पैसा इनका बच जाता है उससे। और जब भी कभी सेना की जरूरत होती है तो अमेरिका इनकी मदद करेगा, ऐसा अमेरिका और जापान के बीच में एक एग्रीमेंट है। तो जब जापान की बात करोगे, 2-4 बातें याद रखोगे, जापान के बारे में लिखोगे। वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर 1945 अगस्त में सबसे इसके 2 बड़े शहर बर्बाद कर दिए गए थे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद बावजूद जो इस देश ने विकास किया है, और विकास किस तरह से किया है, वो ऐसा देश है जहां पर नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसकी कमी है, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है, और प्राकृतिक संसाधनों के पास ना होते हुए इन्होंने जो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, इंडस्ट्रीज, इनके अंदर इन देशों ने, जापान ने काफी प्रोग्रेस की है, ठीक है ना। सारे लोग स्किल्ड हैं, एजुकेशन सबके पास है, सब लोग हर काम, हर हाथ को काम मिला हुआ है, और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है नहीं, चाइना जैसे तो बेवकूफी की नहीं जापान ने। तो इस वजह से यहाँ के लोग स्किल्ड है, और जितने जो दूसरे देश है, लाइक अपना देश है, यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज जो है, रॉ मटेरियल वहां पर चला जाता है, हम लोग भेज देते हैं, बेच देते हैं, और उसी नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे आपके देश से आयरन जाता है और उसी से स्टील बना के आपके देश को 4-5 गुना रेट में स्टील का प्रोडक्शन करके देता है। तो कहने का मतलब जो इंडस्ट्रीज है वो हाईली डेवलप्ड है, लोग हैं हाईली स्किल्ड है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है, पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, वर्ल्ड बैंक के अंदर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ठीक है ना। बहुत सारे बड़े बड़े देशों की बजाय जापान एक छोटा देश है। आपने देखा होगा एक आइलैंड कंट्री है, जैसे आप चाइना के ईस्ट में जाएंगे तो सबसे ऊपर चाइना के ईस्ट में जापान ही है, ठीक है ना, जापान है। कई सारे आइलैंड है, लगभग बात करो तो 11-12 हजार आइलैंड की बात करते हैं, लेकिन उनमें से 2-3 बड़े आइलैंड है, उसी के ऊपर आपका जापान बसा हुआ है। और आइलैंड कंट्री होते हुए व्यापार करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार दूसरे देशों के थ्रू, फ्यूल की इकोनॉमी है, ट्रेड हो जाता है, समुद्री जहाज के थ्रू हो जाता है, रोड नेटवर्क की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माजदा, ये जो जितने भी ब्रांड सुने हुए ना आपने, पैनासोनिक, सोनी, सुजुकी, ये सब मशहूर जो ब्रांड है सारे के सारे जापान के हैं। फिर लिखा है जापान के पास में प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, नेचुरल रिसोर्सेज कम है, ज्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। इसके बावजूद
दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेजी से प्रगति की है, ठीक है ना। जापान ने जो प्रोग्रेस की है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जैसा कि हम बता चुके हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। जापान 1964 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य बन गया। अब ये सारे देश हैं जो एक इकोनॉमिकली जुड़े हुए हैं देश है ना, इसको ओईसीडी के नाम से जानते हैं, उसका ये सदस्य है। ये सारे डेवलप्ड कंट्री है बेटा, जितने भी ओईसीडी के कंट्री है सारे के सारे डेवलप्ड कंट्री हैं। 1964 में जापान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। देख लो 2017 में जापान की, यानी कि पहले सबसे वर्ल्ड में कौन सा हो गया सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर उसके बाद में आपकी यूरोपियन यूनियन, फिर उसके बाद में जापान, यानी कि एक छोटा देश और किस तरह से एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा। अरे धीरज, ये ओईसीडी है बेटा। ओईसीडी का मतलब ये है कि ये दोनों, ये जितने भी देश हैं आपस में इकोनॉमिकली जुड़े हुए हैं। इसके अंदर ब्रिटेन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस होगा, ये सारे के सारे डेवलप्ड कंट्री हैं जो इकोनॉमिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। सर अगर चाइना और जापान के बीच में वार हो जाए तो यूएसए जापान की हेल्प करेगा मिलिट्री से। मैंने ये कहा कि जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में दोनों के एग्रीमेंट है, जब भी जापान के ऊपर किस तरह का एक्सटर्नल एग्रेशन की सिचुएशन आएगी, अगर वो आर्मी की जरूरत होगी, डिफेंस की जरूरत होगी सुरक्षा के लिए, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसके बीच में एग्रीमेंट है। अगर हो जाए तो क्या होता है उसका कोई आंसर, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए करंट सिनेरियो के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना के वैसे ही रिलेशंस खराब हैं, ठीक है ना। तो चाइना के साथ में तो किसी देश का भी अगर आक्रमण, किसी देश के साथ भी युद्ध होता है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चाइना का साथ नहीं देगा, जिस देश के साथ में युद्ध होगा उसका साथ देगा, क्योंकि चाइना और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। दूसरा कारण ये भी है कि चाइना जो है अमेरिका का स्थान लेने की पोजीशन में आने वाला है। तो इन सभी बातों से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ये डर है कि चाइना कहीं ना कहीं आके उनकी इकोनॉमी इतनी ना बढ़ जाए कि हमारे लिए एक डर पैदा हो जाए। तो इसलिए जो भी देश अगर चाइना के साथ में युद्ध होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका उसका हेल्प करेगा, ठीक है ना। और अभी भी जो साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के एक्सपेंशन को, विस्तार के, देखो 14 देशों के साथ में चाइना की सीमा लगती है, ठीक है ना। जितने जो चाइना से लगे हुए एशिया के देश है 14 देश हैं, और 14 देशों के साथ ही उसके झगड़े हैं। किसी देश के साथ में चाइना की दोस्ती है नहीं, चाहे वो जापान से लगा लो, साउथ कोरिया से भी संबंध ठीक नहीं है, जितने भी देश की बात करो सबके साथ में उनके संबंध खराब है। और कारण यही है कि वो एक्सपेंशन की पॉलिसी है कि जितना हो सके चाइना को बढ़ाओ। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो जरूर चाइना की खिलाफ अमेरिका जाएगा और उसकी मदद करेगा। तो जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करता है बेटा। ये तो हम पहले भी बात कर चुके कि जापान जो पहले 10 देश हैं जो वर्ल्ड बैंक के अंदर सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं यूएनओ को, जापान का नाम है उनमें, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में हस्तांतरण करता है, सबसे बड़ा देश है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। देखो आ भी गया, लिखा है कि 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग कर देंगे। मैंने आपको ये बताया कि जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो अमेरिका की देखरेख में बना है, अमेरिका के दबाव में बना है, अमेरिका ने बनाया, ये सोचो।
तो उसमें जो उनका आर्टिकल 9 है उसमें लिखा है कि अमेरिका सभी देशों के साथ में फ्रेंडशिप के रिलेशन रखेगा, किसी देश के साथ में दुश्मनी नहीं करेगा, किसी बल प्रयोग का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी देश को धमकी नहीं देगा। ये सारी चीजें अमेरिका ने लिखवा दी है, ठीक है ना। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है। तो सैन्य व्यय उसका ज्यादा है ही नहीं, मिलिट्री के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, ओनली 1%। लेकिन जो ओनली 1% है वो हम हमारे से ज्यादा कर रहे हैं। जो हम अपने आप को सोचते हैं ना, उससे तो फिर भी उसका ज्यादा है, ठीक है। और सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का 7वां स्थान है। फिर भी जितनी भी सेना है उसके हिसाब से भी अगर वर्ल्ड के अंदर देखे जाए तो जो वर्ल्ड के 6 देश हो रहे हैं जो जापान से ज्यादा अपनी सेना के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। तो अगर इन बातों से अंदाजा लगाए तो जापान भी कम नहीं है, एक सत्ता के रूप में देखा जा सकता है इसको, यानी कि अमेरिका को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में है, ठीक है। चलो फिर दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया को बाद में पढ़ लेना, 3 4 5 6 बच्चे चले गए हैं। और हाँ ठीक है, अब आप जा सकते हैं। तो ये जापान को आपने पढ़ना है, ब्राजील को पढ़ लेना है, जितना भी आपके नोट्स लिखाए गए हैं आपने लिखे हैं, क्वेश्चन आंसर पूरा अपडेट रजिस्टर के साथ में। जो मैप्स मैंने पहले ही आपको दिए गए थे वो मैप्स का न्यूली प्रिंट आउट पेंसिल रबर सबके साथ में आपने 16 तारीख को स्कूल में आना है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं होगी इनमें से, मैं फिर मैसेज में भी लिख दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आप एग्जिट कर सकते हो। नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है साथ में। यस